नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये आज तारीख है 24 अगस्त 2023 ईस्वी 2023 ईस्वी है आज का तारीख। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो है ये, जिसमें 4 से 5 न्यूज़ मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, जिसमें मैक्सिमम न्यूज़ आपके मेंस के लिए होगा और पीटी के लिए भी कुछ फैक्ट होंगे जो आपको पढ़ने चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बीपीएससी के रिगार्डिंग स्पेशली, और बाकी तो यूपीएससी के लिए भी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ता हूं। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा ही चैनल है जिस पर न्यूज़पेपर डिस्कशन रोज़ होता है और क्वालिटी मेंटेन करने की सबसे ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल के भी एक न्यूज़ को मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा आज। और पहला न्यूज़ क्या है, तो पहला न्यूज़ आपको पता ही है क्या होगा। चंद्रयान 3 क्या लैंड हो गया है। कहाँ पर लैंड हुआ है, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ है, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। और विश्व का पहला देश है भारत जिसने दक्षिणी पोल पर लैंड किया है। विश्व का पहला देश है भारत जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके मेंस में सवाल गारंटेड है, पीटी में सवाल गारंटेड है, पूछेगा ही पूछेगा। कोई और उसका चारा ही नहीं है, कोई और उसका ऑप्शन ही नहीं है कि भाई नहीं पूछेगा कुछ और पूछे, ऐसा नहीं होगा, पूछेगा ही पूछेगा। मेंस में आपका साइंस टेक में पूछा जाएगा, पीटी में आपका हो सकता है कि कोई फैक्ट पूछ लिया जाए, किसी जगह वगैरह के नाम पूछ लिया जाए या तारीख पूछ लिया जाए। ओके, सुबह सुबह मैंने आप लोगों के लिए एक साइंस का एमसीक्यू वीडियो अपलोड कर दिया था, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। नहीं देखेंगे, नई व्यूज़ मिलते हैं तो मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ बनाना। आपके लिए ही होता है, आप लोग ही अगर नहीं देखेंगे तो मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो, सीधी सी बात है। अगर आप गाइडेंस देखना पसंद करेंगे तो यकीन मानिए सुबह से शाम तक मैं 6 गाइडेंस वीडियो मैं आपको दे सकता हूं। सिर्फ गाइडेंस लीजिए, पढ़िए खुद से। तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो देखा कीजिए साइंस वगैरह का, तभी वो चैनल पर अपलोड होता रहेगा। ओके, चलिए अब मैं चंद्रयान के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक एक फैक्ट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का ये दूसरा प्रयास है और प्रयास सफल हो गया है। पहला प्रयास सॉफ्ट लैंडिंग का कौन सा था, तो चंद्रयान 2 में हमने पहला प्रयास किया। चंद्रयान 1 के तहत हमने केवल और केवल चांद का एक सैटेलाइट भेजा था जो चांद पर अभी भी घूम रहा है और वहाँ से कुछ डेटा वगैरह उसने हमें भेजा था। इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपेल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशन के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी का विकास का प्रदर्शन करना है। मतलब यही था कि भाई हमने कौन कौन से टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया है जिसका हम आगे उपयोग भी करेंगे। अंतर्ग्रहीय मिशन का मतलब होता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने वाले जो मिशन होते हैं उसके लिए भी आने वाले समय में हम बहुत सारे चीज़ इसका उपयोग करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व सुगम लैंडिंग करना था इसका मुख्य उद्देश्य। रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, प्रज्ञान रोवर का नाम है। और लैंडर का क्या नाम है, तो विक्रम। ये सब ध्यान में रखिएगा। लैंडर का मतलब क्या हुआ, वो मॉड्यूल जो चंद्रमा की सतह पर उतरा, बड़ा सा उसका बनाया गया था, उसके 4 पैर भी थे और वो वहाँ पर उतरा। इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से रोवर निकलेगा जिसका क्या नाम है, प्रज्ञान नाम है उस रोवर का। ओके, विशेषताएं क्या हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान 2 मिशन के समान ही है। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है और इस पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन, सतह के तापीय गुण, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच दूरी को सटीक रूप से मापना शामिल है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि दक्षिणी पोल पर उतरने का क्या तात्पर्य है, क्यों हम चंद्रमा पर अपना रोवर भेज रहे हैं। अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं तो क्या कुछ फोटो के लिए हम इतना खर्चा कर रहे हैं, नहीं, आगे है उसका कि हम क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद क्या करना हुआ भाई, क्यों इतना पैसा ज़्यादा हम निवेश कर रहे हैं। इसे बर्बाद करना इसको नहीं बोलते हैं, इसको निवेश करना बोलते हैं। क्यों हम इतना निवेश कर रहे हैं, क्यों हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही गए हैं, आगे मैं बताऊंगा जब आपको, तब आप चौंक जाएंगे कि अच्छा ये कारण था। चंद्रयान 3 के प्रणोदक मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया जिसे स्पेक्ट्रोपोलियोमेट्री ऑफ क्या कहा जाता है, हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप कहा जाता है। इसका क्या नाम है, शेप नाम है, स्पेक्ट्रोपोलियोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ।
सेप का अर्थ लक्ष्य परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है। सेप का अर्थ क्या है, सेप का लक्ष्य क्या है, परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करके संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है, जो इसमें लगाया गया है सेप। ओके, आगा देखिए क्या है कि चंद्रयान 3 में बदलाव व सुधार। इसके लैंडर क्षेत्र का विस्तार किया गया है, एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने की सुविधा भी देता है और उतर भी गया है। लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया गया ताकि आवश्यकता अनुसार लैंडिंग स्थल अथवा वैकल्पिक स्थलों तक लंबी दूरी तय की जा सके। चंद्रयान 2 में केवल 2 सौर पैनल की तुलना में चंद्रयान 3 लैंडर में 4 तरफ सौर पैनल लगाए हैं। चारों के चारों तरफ इसमें सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे जो लैंडर है उसको उतरने में कोई खास ईंधन की कमी का सामना ना करना पड़े, उसको ऊर्जा मिलती हुई रहे। ओके, अगला क्या है कि लैंडर की गति को नियंत्रित करने और आवश्यक सुधार के लिए चंद्रयान 3 में अतिरिक्त नेविगेशन एवं मार्गदर्शन उपकरण भी मौजूद हैं और इसमें लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नामक एक उपकरण शामिल है, जो लैंडर की गति माफ करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम उत्सर्जित करेगा और छोड़ेगा। देखिए क्या है, ये एक लगाया गया है वेलोसीमीटर क्या करेगा, एक लेजर छोड़ेगा और लैंडर की गति की माप करेगा चंद्रमा की सतह के लिए। एक लेजर बीम छोड़ेगा और लेजर बीम के द्वारा गति वगैरह की माप करेगा चंद्रमा की सतह के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2 और सेंसर का नाम ध्यान में रखिए, लिख लीजिए इसको, कारा और लासा। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेंसर हैं। कल जब मैं देख रहा था चंद्रयान का लैंडिंग वाला, तो उसमें बताया था उन्होंने। तो ये क्या करता है, तो ये दोनों सेंसर ऊंचाई की गणना करता है। ये दोनों सेंसर ऊंचाई की गणना करता है। किसकी ऊंचाई की, लैंडर कितना ऊंचा है अभी चांद की सतह से। तो ये काम कौन सा सेंसर करता है, तो कारा और लासा नामक सेंसर है, ये दोनों ये काम करते हैं। प्रक्षेपण और समय रेखा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। LVM-3 उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया। ये एक अंडाकार पार्किंग कक्षा में प्रवेश कर गया। चंद्रयान 3 की यात्रा में लगभग 42 दिन लगने का अनुमान है और लग गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग इसकी हो गई है। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस यानी कि 14 दिन का होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसी संभावना जता रहे हैं। देखिए, एक चंद्र दिवस कितने दिन का होता है, तो लगभग में 14 दिन का होता है पृथ्वी पर। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। अब आप सुनिए मेरी बातों को ज़रा ध्यान से। कुछ वैज्ञानिक ऐसा दर्शा रहे हैं, मतलब ऐसी संभावना बता रहे हैं कि जो ये 14 दिन बीतने के बाद जब फिर से चंद्र दिवस आएगा, चंद्र दिवस का मतलब होता है चंद्रमा पर जब सूर्य की प्रकाश फिर से पड़ेगी, जब उसको जो हमारा लैंडर है और जो रोवर है उसको फिर से सूर्य से एनर्जी मिलनी थोड़ी बहुत भी शुरू हो गई, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, तो उसके बाद ये होगा कि फिर से वो काम करने लग जाएगा। ऐसा कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब की संभावनाएं जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि 14 दिन बाद फिर से वो काम करने लग जाए। अभी पृथ्वी पर 14 दिन और चंद्रमा का एक दिन जो होगा उसके बराबर वो जो रोवर है, छोटा सा प्रज्ञान है, वो वहाँ पर ड्रिल करेगा, ड्रिलिंग मशीन लगा हुआ है उसमें, और उसके बाद से जांच करेगा और वहाँ पर किसकी पता लगाएगा, H2O। अब आप समझे क्यों इतना मारामारी हो रहा है, अब भी नहीं समझे होंगे। जल का तो आपने बहुत सारा देख लिया होगा भाई, जल वगैरह का वहाँ पर खोज होगा वगैरह वगैरह। इसका उपयोग क्या होगा, आने वाले समय में हम जब अंतर्ग्रहीय मिशन करेंगे या पूरी दुनिया करेगी, तो वो चांद पर जाएगी। चांद एक स्टेशन के तौर पर काम करेगा। पृथ्वी से उनको H2O यानी कि जल, हाइड्रोजन ईंधन और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। H2O में 3 चीज़ें हैं, एक तो है जल आपका, सुनिएगा ज़रा ध्यान से बंधुओं कि H2O में 3 चीज़ है। एक तो हो गया H2O, एक हो गया आपका H2 और एक हो गया आपका O। इसमें हम O2 बना सकते हैं। अब आप सुनिए मेरी बात, हाइड्रोजन ईंधन का काम मिल जाएगा, ऑक्सीजन हमारे सांस के लिए मिल जाएगा और जल जो है वहाँ पर पीने योग्य मिल सकता है। और वैज्ञानिक अनुशंसा जता रहे हैं कि जितना पानी डल झील में है उससे ज़्यादा पानी है कहाँ पर, तो चांद की सतह पर है, दक्षिणी पोल पर है। अब आप समझ गए कि मैं क्या समझाना चाह रहा था और क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है। तो जो दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचेगा उसका उन संसाधनों पर, उन चीज़ों पर थोड़ा सा तो नियंत्रण ज़्यादा होगा कि भाई हमने रिसर्च किया है, हमने खोज किया, अब अगर दुनिया को डेटा चाहिए तो हमसे आकर लो। अभी तक अमेरिका नहीं जा पाया, चीन नहीं जा पाया, भारत क्यों गया है, इसी कारण से गया।
और सुनिए, अभी अभी इसमें जोड़ना भी है मुझे। और क्या है भाई? और ये है कि आने वाले समय में पृथ्वी के जो लोग हैं वो चांद पर भी रहेंगे। ओके, तो चांद पर रहने के लिए उनको जल की आवश्यकता होगी, चांद पर घर बनाने के लिए जल की आवश्यकता होगी, रहने की आवश्यकता होगी। तो इन चीज़ों को पृथ्वी से ढोकर ले जाना बहुत कॉस्टली पड़ता है, रॉकेट बहुत ही भारी हो जाते हैं, उनको उठा पाना संभव नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि ये सब चीज़ें अगर हमें चांद पर ही मिलने लग गई तो आने वाले समय में मानव जीवन जो है वो चांद पर बसेगा और वहाँ से आप बैठकर बोलोगे उस ग्रह पर कभी हम रहते थे। समझ में आई बात? अब क्यों बात हो रही कि जल का खोज, जल का खोज? जल का खोज का महत्व ये है, यहाँ पर कोई वहाँ पर गिलास लेके पानी नहीं पीना है बैठ के, उससे हाइड्रोजन ईंधन भी मिलेगा, O2 ऑक्सीजन भी मिलेगा और H2O भी मिलेगा। अब चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। चंद्रयान की लैंडिंग शायद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप है। चलिए ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के समीप चंद्रमा की लैंडिंग का क्या महत्व है? ऐतिहासिक रूप से चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान मिशनों ने मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र को उनके अनुकूल भूखंड और परिचालन स्थितियों के कारण लक्षित किया है। हालांकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग है। दक्षिणी ध्रुव का जो चंद्रमा का प्रदेश है, दरअसल में वहाँ पर अधिक उबड़ खाबड़ जगह है और अधिक गड्ढे और आपके ऊंची सतहें हैं जिस पर लैंड करना बहुत कठिन था और आज तक उसकी फ़ोटो वगैरह भी नहीं थी हमारे पास। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, अब इस पर हम जब लैंड कर गए तो हम दुनिया को बताएंगे आ जाओ भाई साहब, हम आपकी मदद करेंगे। कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश दुर्लभ है, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, -230। सूर्य के प्रकाश की कमी के साथ अत्यधिक ठंडे उपकरणों के संचालन और स्थिरता के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करती हैं। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अत्यधिक विपरीत स्थितियाँ प्रदान करता है जो मनुष्यों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करता है, लेकिन यह हमें उन्हें प्रारंभिक सौरमंडल में के बारे में बहुमूल्य जानकारी का संभावित भंडार भी बनाता है। दक्षिणी ध्रुव पर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सौरमंडल का प्रारंभ कैसे हुआ था, इनसे जुड़ी हुई जानकारी भी हमें वहां पर मिल सकती है। इन क्षेत्रों का पता लगाना महत्वपूर्ण है जो भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित कर सकता है। भारत के अन्य चंद्रयान मिशन कौन कौन से रहे हैं, तो अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। चंद्रयान 1 रहा है और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इस डेट को भी ध्यान में रखिएगा, चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, 23 जुलाई को पहुँचा है। भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन 2008 में चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य चंद्रमा का त्रिआयामी एटलस निर्मित करना और खनिज मानचित्रण करना था। मतलब 3D मैप बनाना था, एटलस बनाना था किसका? चांद का, और वहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जा सकते हैं इसका भी हमें अन्वेषण करना था। प्रक्षेपण यान PSLV C11। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल का पता लगाने सहित महत्वपूर्ण खोज की। चंद्रयान 2 का आंशिक सफलता रहा, यानी कि इसका लैंडर जो है वो लैंड तो नहीं कर पाया, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। प्रक्षेपण यान GSLV MK3 और M1 था इसका प्रक्षेपण यान। यद्यपि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अक्षांशों पर पानी के प्रमाण पाए गए हैं। ओके, और चंद्रयान मिशन के प्रकार कौन कौन से होता है? फ्लाईबीज मिशन। इस मिशन में चंद्रमा कक्षा में प्रवेश किए बिना अंतरिक्ष यान का चंद्रमा के पास से गुजरना शामिल है, जिसे दूर से अवलोकन की अनुमति मिल जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पायनियर 3 और सोवियत रूस द्वारा लूना 3 शामिल है। इसी तरह का मिशन था ये। ऑर्बिटर, ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए चंद्रमा कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। चंद्रयान 1 46 अन्य मिशन में ऑर्बिटर का उपयोग किया गया है और ऑर्बिटर वहां पर चक्कर काटते रहते हैं। अब लैंडर आ गया। लैंडर क्या करते हैं? चंद्रमा पर उतर जाते हैं और फिर चंद्रमा की अन्वेषण करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। हमसे पहले कौन कौन से देश लैंड कर चुके हैं? तो USA लैंड कर चुका है हमसे पहले, और आपका रूस ने USSR, वर्तमान का जो रूस है वो लैंड नहीं कर पाया है। USSR ने लैंड किया था, वैसे कह सकते हैं कि रूस ही था वो, और एक चीन। लेकिन इन सब में से किसी ने भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं किया। हमने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। पहला देश कौन बना है दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला? अपना महान भारत बना है। इसको ध्यान रखिएगा। 4 ही देश आज तक चांद को छू पाए हैं, लैंड कर पाए हैं, सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं, तो वो 4 देश हम हैं। एक चीज़ और सुनिएगा, इजराइल जो है, इजराइल ने भी लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन उसका क्रैश लैंड हुआ था और वो लैंड सही से नहीं कर पाया था। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। मानव मिशन
इन मिशनों में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग शामिल है। 1969 से 72 के दौरान 6 सफल लैंडिंग के साथ केवल नासा ने ही ये उपलब्धि हासिल की थी। 6 बार सफल लैंडिंग की मनुष्यों को लेकर चांद पर जाया गया। 2025 के लिए नियोजित नासा का आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर मानव की वापसी को चिन्हित करेगा। अगला चांद के लिए मानव मिशन कौन सा है? तो आर्टेमिस 3 है, जो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने का काम करेगा। मनुष्य लोग फिर से जा रहे हैं कहाँ पर? तो चंद्रमा पर जा रहे हैं। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। और एक चीज़, चंद्रयान 3 के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है, तो इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा बंधुओं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए चंद्रयान 3 से संबंधित चीज़ें। ओके, सॉफ्ट लैंडिंग के 4 चरण बता देता हूँ, हो सकता है पीटी में पूछ ले। एक होता है आपका रेफ ब्रेकिंग। देखिए इसमें क्या है कि पहले से निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। इस दौरान लैंडर के इंजन को सही समय उचित ऊंचाई पर चालू किया गया। उपयुक्त मात्रा में ईंधन का उपयोग सुनिश्चित हुआ। नीचे उतारने के दौरान लैंडर में लगे कैमरे बताते रहे कि सतह कैसी है, यहाँ उतारा जा सकता है या नहीं। रफ ब्रेकिंग, इस चरण के दौरान चंद्रमा की 25 किलोमीटर गुना 134 किलोमीटर कक्षा में मौजूद चंद्रयान 3 का वेग करीब में 1680 मीटर प्रति सेकंड रहा। लैंडर ने 25 किलोमीटर ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू किया। इस चरण में 690 सेकंड लगे। विक्रम लैंडर में लगे 4 इंजन को स्टार्ट कर वेग को धीरे धीरे कम किया गया। लैंडर 7.4 किलोमीटर तक आया। अगला है ऑल्टीट्यूड होल्ड। लगभग 10 सेकंड तक ऑल्टीट्यूड होल्ड की चरण की प्रक्रिया पूरी की गई। इस समय लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति की ओर झुका। पहले वो ऐसे गिर रहा था, अब क्या कैसे गिरेगा? तो ऐसे गिरने लग गया फिर। ओके, पहले कैसे जा रहा था? पहले वो इस तरह से बढ़ रहा था, उसके बाद उसको जब ऑल्टीट्यूड होल्ड किया गया तो क्या हुआ? उसके बाद वो फिर ऐसे आने लग गया, जिससे उसको लैंड करना था। हॉरिजॉन्टल आ गया, वर्टिकल आ गया। वर्टिकल आने से क्या होगा? उसके पैर आसानी से लैंड कर पाएंगे। ओके, अगला क्या है कि देखिए यहाँ पर इस समय लैंडर 3.84 किलोमीटर की दूरी करते हुए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर झुका। ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर और वेग 336 मीटर पर सेकंड क्षैतिज और 59 मीटर पर सेकंड ऊर्ध्वाधर किया गया। फाइल ब्रेकिंग, 68 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल 2 इंजनों का उपयोग किया गया। अन्य 2 इंजन बंद कर दिए गए। 6.8 किलोमीटर ऊंचाई पर फाइन ब्रेकिंग चरण 175 सेकंड तक चला। इसमें लैंडर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो गया। पूरी तरह से अभी जो 59 मीटर प्रति सेकंड की दर से इधर बढ़ रहा था, वो भी कम हो गया और बिल्कुल वो डायरेक्ट नीचे गिरने लग गया। ओके, ऊंचाई 6.8 किलोमीटर के से 800 से 1300 मीटर की गई। गति 0 मीटर प्रति सेकंड हुई। 12 सेकंड तक लैंडर हवा में रहा। इसके बाद 150 मीटर पर लैंडर 22 सेकंड हवा में रहा और अपने सेंसर व कैमरे का उपयोग करके सतह को जांच के नीचे की बाधा तो नहीं है, ये देखने के बाद वो 22 सेकंड तक सोचिए हवा में लटका रहा। उसने जांचा अपने इंजन के द्वारा, अपने सेंसर्स के द्वारा, इंजन के द्वारा वो लटका रहा, अपने सेंसर के द्वारा जांचा कि ये जगह सही है या नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? अगर जगह उसको सही मिली तो वो नीचे उतर गया। टर्मिनल डिसेंट, ये चौथा चरण है। इन चरणों को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे पीटी में पूछ ले कि सॉफ्ट लैंडिंग के 4 चरणों को बताइए। देखिए एग्जाम में कैसा सवाल आएगा ये आप और हम तय नहीं करते हैं, ये वहाँ पर बैठे लोग तय करते हैं। उनके हाथ में न्यूज़पेपर आएगा, उनको 4 चरण दिखेगा, बोलेंगे इन चारों चरणों को लगा दो, है ना, सवाल में। तो इस तरह से बनते हैं सवाल, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब लैंडर निर्धारित लैंडिंग स्थल से करीब 60 मीटर पर था तो लैंडिंग को टारगेट किया गया, जिसमें 52 सेकंड लगे। अगले 38 सेकंड में यह 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो इसके सभी इंजन बंद कर दिए गए, जिससे यह सीधे अपने पहियों पर सतह पर स्थिर हो गया। यह अंतिम चरण था। पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रम लैंडर पर लगे विशेष सेंसर व ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगातार इसकी दिशा को नियंत्रित करते रहे थे। तो ये चारों चरण के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग के 4 के 4 चरण बताए गए हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो ब्रिक्स से संबंधित है। कल हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहाँ पर थे? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बैठक हुई है ब्रिक्स की, तो वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए हुए हैं। इस बैठक में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि आईआर के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये आपका इस बार का। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्रिक्स के विस्तार के पक्ष भारत दरअसल में है क्या? ब्रिक्स जो है BRICS, इसमें अभी 5 देश हैं, लेकिन दुनिया के 40 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। कितने देश? 40 ऐसे देश हैं। चाइना इसका विस्तार करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। रूस भी इसके विस्तार में कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारत जो है वो विस्तार करने के पक्ष में तो है, लेकिन
अंधाधुंध विस्तार के पक्ष में हम लोग नहीं हैं, थोड़ा सा जांच पकड़ परख कर विस्तार करना है। और चीन का और रूस का मोटिव ये भी है कि इसको G7 के विरोध में खड़ा किया जाए और इसको अमेरिकी गुटों के विरोध में इसको खड़ा किया जाए, जिसका भारत ने हमेशा से विरोध किया है कि देखिए हम किसी भी गुट के विरोधी या हम किसी भी गुट के समर्थक नहीं हो सकते। हमारी हित जहाँ जहाँ पर होगी हम उन सभी गुट में शामिल होंगे, हमारा हित जहाँ जहाँ पर नहीं होगा हम उन सभी गुटों से दूर रहेंगे। यही हमारा मोटिव रहा आज तक। इसकी नींव किसने रखी थी? तो पंडित नेहरू जी ने रखी थी। इसी को क्या कहा जाता है? नॉन अलायंस मूवमेंट। और अब मोदी गवर्नमेंट जो है, वर्तमान की मोदी गवर्नमेंट हो या इससे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, सभी सरकारों ने आज तक नॉन अलायंस मूवमेंट को नहीं छोड़ा है, मतलब कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को नहीं छोड़ा है। तो ये हमारी विदेश नीति का मूल तत्व है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। हमारे प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डायनेमिक बनाने की भी वो कोशिश करते हैं, और उन्होंने स्टेप भी दिया है, बहुत सारा अच्छा काम भी किया एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर जयशंकर जी ने। और मोदी गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और पीपल फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो कल के समिट के बारे में आपको बता देता हूं, बाकी आपके लिए एक आर्टिकल लाया हूं जो आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह इसके विस्तार के पक्ष में है। और आगे क्या कहा उन्होंने? आगे देखिए यहाँ पर है कि इसमें सर्वसम्मति को आगे बढ़ाने का स्वागत करता है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स को मजबूत बनाने के लिए भारत की तरफ से 5 अहम सुझाव भी दिए हैं। इसमें सदस्य देशों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, देखिए प्रधानमंत्री कौन कौन से सुझाव दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से सुझाव दिए हैं? पहला, अंतरिक्ष में सहयोग करने के लिए ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम की स्थापना की उन्होंने बात की है कि भाई ब्रिक्स के देशों में अंतरिक्ष में भी सहयोग स्थापित हो। जिस दिन भारत ने चांद पर अपने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारा, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव का खास महत्व भी है। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसके विस्तार का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, नाइजीरिया जैसे 23 देशों की तरफ से ब्रिक्स का सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला है। मेरा जो स्टडी फॉर ज्ञान चैनल है, सुनिएगा ज़रा सा, प्रचार करने नहीं आया हूँ, आपको बता रहा हूँ। स्टडी फॉर ज्ञान चैनल पर मैंने एक वीडियो डाला था, दूसरा वीडियो था मेरे चैनल का वो, कि क्या भारत ब्रिक्स को छोड़ देगा। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए IR में आपकी सोच बदल जाएगी ब्रिक्स को लेकर, कि क्यों इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है इस बार के ब्रिक्स का। दरअसल में है क्या, चाइना उन देशों को शामिल करना चाहता है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है एक तरह से, या एक पार्टी की या एक आदमी की सरकार है, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये सब देश। जबकि भारत जो है, भारत चाहता है कि ऐसे देशों को शामिल किया जाए जहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, जैसे बांग्लादेश और नाइजीरिया। अब इसी को लेकर विवाद चल रहा है कि किन किन देशों को शामिल करना चाहिए या किन देशों को शामिल नहीं करना चाहिए। ओके, अगला क्या है कि ब्रिक्स के नियमों के मुताबिक मौजूदा 5 सदस्य देश की सर्वसम्मति से ही किसी देश को इसमें शामिल किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि शीर्ष नेताओं की बातचीत में सदस्यता बढ़ाने के नियमों को लेकर काफ़ी सकारात्मक वार्ता हुई। सभी देशों के बीच सहमति बनाने के एजेंडे पर बहस का नेतृत्व भारत नहीं किया। भारत की मंशा है कि इसमें उसके रणनीतिक साझेदार देशों को शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री ने इस बार इस मंच पर एक बार फिर से अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाने जाने की मांग की। जो अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, उसको भारत सरकार ने क्या बोला है कि उसको क्यों नहीं G20 में सदस्य बनाया गया है अभी तक, उसको भी G20 में सदस्य बनाया जाना चाहिए। ब्रिक्स के विस्तार पर भारत के रुख का दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इस पर जल्द ही अंतिम फैसला हो सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ब्रिक्स की तेजी से विस्तार किए जाने के फैसला का आग्रह किया है कि ब्रिक्स का विस्तार होना चाहिए। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल की तरफ ले चलूँगा। दुनिया का ध्रुवीकरण नहीं बल्कि एकजुटता का संदेश दें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार की समय सीमा निर्धारित हो। भारत ने बोला है कि देखो भाई साहब, दुनिया के लोगों और UN के भाई साहब, आप जाग जाओ। हम चांद पर कदम रख चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हमारी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हमारी आर्मी है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम आप सबसे पीछे नहीं हैं। और आप सिक्योरिटी काउंसिल का नाम जपते रहते हो। सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 देशों को शामिल कर रखा है, जिनमें से 2 को तो हमने इकॉनमी में ही पछाड़ दिया। एक ब्रिटेन नामक देश है और एक फ्रांस नामक देश है, जिनको हमने उड़ा के रख दिया। रूस तो कभी हमारे सामने इकॉनमी में था ही नहीं। हथियार उसके पास ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन चलाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। पैसे नहीं होंगे, हथियार को चलाने के लिए भी पैसे चाहिए होता है। गरीब आदमी हथियार नहीं चला सकता।
समझ रहे हैं ना, रखा रहेगा, हथियार चलेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जिसके द्वारा हम ये साबित करेंगे कि दुनिया में अगर सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने लायक आज कोई देश है तो वह पहला है भारत, दूसरा है जापान, और ये होना ही चाहिए, शामिल होना चाहिए हमें अगर शामिल नहीं करोगे तो आपका UN डब्बा है, उसको कोई पूछने नहीं आएगा। ये चीज़ हम किसको क्लियर कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बार बार बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। चाइना को खासतौर से आगाह कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में एकमात्र देश है चीन जो भारत के परमानेंट मेंबरशिप का विरोध करता है। UN परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, कौन कौन से? चीन होता है, USA होता है, रूस होता है, ब्रिटेन होता है, फ्रांस होता है, इतू सा यूरोप है। हमारे किसी एक राज्य की आबादी के बराबर यूरोप की आबादी नहीं है। वहाँ से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे 3 देश यूरोप से शामिल हैं। एशिया इतना बड़ा से केवल एक देश चीन शामिल है। अमेरिका तो शामिल रहता ही हर जगह, नेता तो उसी को बनना होता है, चौधरी वही है दुनिया का। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हमारी दावेदारी काफ़ी मजबूत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। ये बार बार हम दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं, तो फिर किसी और तरीके से बताना होगा, लेकिन बताना तो है ही। समूह को भविष्य के लिए तैयार करने में तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डिजिटल क्षेत्र में भारत अपनी विशेषज्ञता का साझा करने के लिए तैयार है। आज डिजिटल क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया में लीडर हैं हम। पूरे दुनिया में 30 सेकंड के भीतर में UPI से पेमेंट हो जाता है, और किसी देश के पास दुनिया में है ये टेक्नोलॉजी तो बता दो हमें। दक्षिणी ध्रुव पर हमने लैंड किया गुरु, तुमने नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सामर्थ्य जो है, जब आपने UN बनाया था तब कुछ नहीं था, लेकिन 60 सालों 70 सालों के भीतर में हमने दुनिया के गेम को बदल दिया। अब हम गेम चेंजर हैं, हमें शामिल करना पड़ेगा और हमारे से ही चलना पड़ेगा, हमारे तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा, आपको हमें स्वीकृति देनी पड़ेगी। जब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स नामक एक पत्रिका है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया में प्रतिष्ठित मानी जाती है। मुझे पसंद नहीं आया कभी भी, क्योंकि हमेशा भारत विरोधी इनका रहता है एजेंडा। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक एक पत्रिका है, इसने एक कार्टून छापा था जिसमें एक 4-5 लोग एक घर में बैठे हुए हैं, बाहर एक आदमी गाय भैंस के साथ खड़ा है, यहाँ पर लिखा हुआ इलीट स्पेस क्लब, और उसमें ये आदमी गेट खटखटा रहा है कि हमें शामिल कर लो, और इस गाय वाले के सामने के लिखा हुआ है इंडिया। यानी कि बाहर जो व्यक्ति खड़ा है जिसको एलीट स्पेस में शामिल होना है, उसके हाथ में अभी भी गाय बंधा हुआ है। ये किसने बताया था? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था। अब उसको आज जाके कोई पूछे कि कहाँ खाओगे उस कार्टून को, कहाँ पर रखोगे छुपा कर, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब एक चीज़ मान के चलिए, पश्चिमी देश हो, अमेरिका हो, इनका एक रुख हमेशा रहता है कि भारत और भारतीय लोग जो होते हैं ये थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, और ये थर्ड वर्ल्ड है, अविकसित देश है। तो इस तरह की सोच को बदलना तो चाहिए ही अब कम से कम, या नहीं बदलेंगे तो अपनी सोच के साथ रहो भाई, हमें कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है। ब्रिक्स की नई परिभाषा, ब्रेकिंग बैरियर्स। देखिए प्रधानमंत्री जी ने ये परिभाषा दिया है, BRICS, ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज और इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी और शेपिंग द फ्यूचर। ये उन्होंने परिभाषा गढ़ी है प्रधानमंत्री महोदय ने। भारत अपना AI आधारित भाषा प्लेटफॉर्म भापनी PTFact, दूरस्थ स्थानों पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्लेटफॉर्म दीक्षा, टीकाकरण का प्लेटफॉर्म कोविन, ब्रिक्स के देशों के साथ साझा करने को तैयार है। AI के लिए भाषा आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा है? भापनी, भासनी नाम है इसका, भापनी लिखा है इन्होंने, भासनी नाम है ना इसका। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के मूल मंत्र पर सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया है। मैं ब्रिक्स देशों में अंतरिक्ष शिक्षा और कौशल विकास, कौशल मानचित्रण, बिग कैट अलायंस और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का सुझाव देता हूं। प्रधानमंत्री महोदय ने यह सुझाव भी दिया है। विविधता भारत की सबसे बड़ी एक ताकत है। भारत के समक्ष आने वाली हर समस्या का समाधान विविधता से हो जाता है, इसलिए इन समाधानों को दुनिया किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। ये भी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है। इनको ध्यान में रखिएगा ब्रिक्स के बारे में। अब मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ। देखिए ये आर्टिकल है, कल के पेपर में था, निर्णायक मोड़ पर ब्रिक्स, और हर्ष वी पंत ने लिखा है, और इनका आर्टिकल पढ़ने लायक रहता है। थोड़ा सा इंट्रो लिखना सीख सकते हैं आप यहाँ से। इस समय अंतर्राष्ट्रीय ढांचा व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस कड़ी में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। भारतीय ब्रिक्स का सदस्य है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO G20 की अध्यक्षता के दायित्व के साथ वैश्विक मामलों में भारत की महत्ता और भी बढ़ी है। इसलिए ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी दुनिया बहुत बारीकी से देखेगी। एक वैश्विक वित्तीय संस्थान की रिपोर्ट में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक की संकल्पना हुई थी। याद ही आपको 2008 में ये संकल्पना हुई थी, और बाद में से साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। सक्रियता के प्रमुख मंच के रूप में विकसित हो गई। अब इसके विस्तार की मांग हो रही है। ब्रिक की संकल्पना के पीछे विश्व के 40% जनसंख्या और 1/3 आर्थिकी को निर्धारित करने वाले देशों को समूहबद्ध करना था। ब्रिक जो आया था उसका मुख्य मोटिव यही था।
इन देशों की नीति निरंतरताओं को यह विचार जचा और 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन के साथ मिलकर औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ाव के साथ ब्रिक अंतः ब्रिक्स हुआ। इस एकजुटता के पीछे यही उद्देश्य था कि वैश्विक आर्थिकी में इन देशों का जो योगदान है उस अनुपात में उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो उस स्वर को मुखर किया जाए। इसका उद्देश्य था कि एक साथ आकर वे पश्चिम के नेतृत्व और वर्चस्व वाली वित्तीय प्रणाली के दबदबे को चुनौती देकर वैश्विक आर्थिक प्रणाली को संतुलन प्रदान करेंगे। उससे पहले जो पश्चिमी वर्चस्व था, एक अमेरिका का और यूरोप का जो वर्चस्व था हर चीज़ पर ही, उसको तोड़ने की कोशिश ब्रिक्स ने की है। लेकिन हम किसी के विरोध में नहीं खड़े हुए हैं, हमने अपनी आवाज़ को मुखर करने के लिए एकजुटता की है, ना कि हम किसी का विरोध करने के लिए एकजुटता कर रहे हैं। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा आप। ब्रिक्स के अभी तक के सफ़र को देखें तो अनुभूति होगी कि कुछ दूरी तक सही चलने के बाद उसकी गाड़ी पटरी से उतर गई। इसके सदस्य देशों में अक्सर अंतर विरोध देखे गए हैं, विशेषकर भारत और चीन के संदर्भ में यह बात सटीक बैठती है। इस कारण भी इस संगठन की उपयोगिता और महत्व पर सवाल उठते हैं। ये क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मैं ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियाँ बता रहा हूँ। ये कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। भारत के दृष्टिकोण से ब्रिक्स से उसके जुड़ाव की एक वजह यह भी थी कि वह समान विचार वाले ऐसे देशों के साथ जुड़ना चाहता है जो चीन के निरंतर बढ़ते दबदबे और दुस्साहस की स्थिति में एक आंतरिक मंच पर उसे जिम्मेदार एवं जवाबदेह बना सकें। भारत की उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और रूस जैसे सहयोगी चीन पर दबाव डालकर ब्रिक्स को उसके लिए उपयोगी बनाएंगे। लेकिन बदलते समय और परिस्थितियों के दौर में यह उम्मीद धराशायी होती गई। एक वक्त रूस जैसे ताकतवर देश की भारत के प्रति बड़ी स्पष्ट व निकट सहयोग वाली नीति थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं। अब रूस का झुकाव चीन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के नज़रिए से ब्रिक्स को लेकर नई रणनीति बनाना आवश्यक हो गया है। देखिए, हमारी जो नीति थी कि भाई चीन को एक मंच पर घेरा जाए, उसको ये बताया जाए कि आप अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकते हो, मिलकर करना होगा। ये जो हमारी नीति थी, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये विफल हो रहा है। रूस जैसा हमारा परम मित्र, परम सहयोगी देश जो है, वो रूस यूक्रेन वॉर के बाद से चीन की तरफ में ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। ओके, जिन परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उसमें पूरे विश्व की निगाहें इस पर लगना स्वाभाविक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नोटिसों के चलते मेजबान दक्षिण अफ्रीका और रूस में सहमति बनी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें नहीं आएंगे और विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान यह संगठन कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। एक मुद्दा तो डॉलर के विरुद्ध करेंसी रणनीति का है। मतलब कि जो डॉलर है, डॉलर का जो व्यापार पर प्रभुत्व है, इसको क्यों ना समाप्त करके हम अपने व्यापार में, हम अपने रुपए में व्यापार करें, हम अपनी करेंसी में व्यापार करें, या फिर एक कोई कॉमन करेंसी हम बना लें अपने में। ओके, अगला क्या है, यह तय है कि भारत डॉलर को लेकर ऐसी किसी भी रणनीति का हिस्सा नहीं बनेगा जो वैश्विक आर्थिक मामलों में चीनी दबदबे को और बढ़ाए। भारत कभी नहीं चाहेगा कि डॉलर का स्थान चीन का रुपया ले ले, चीन की रेमन भी ले ले। इसलिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई साहब, हमारे रुपये में क्या कमी है, गांधी जी के क्या इतने ख़राब लगते हैं आपको, गांधी जी को ले लो, आप चीन की करेंसी को क्यों ले रहे हो, या फिर कोई कॉमन करेंसी बनाओ। हम डॉलर की जगह पर चाइनीज़ प्रभुत्व स्वीकार कर लिए तो कदापि नहीं होगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ओके, इस बार कई अन्य देशों के बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ सदस्यता के लिए आवेदन भी कर रहे हैं। चीन उनमें से कुछ देशों को अस्थायी रूप से जोड़ना चाहता है। असल में विस्तार के पीछे चीन की मंशा ब्रिक्स को पश्चिमी के विरुद्ध एक भू रणनीतिक संगठन के रूप में ढालने की है। जियोपॉलिटिकल संगठन के रूप में पश्चिम के देशों के खिलाफ ब्रिक्स को खड़ा करना चाहता है कौन, चीन। हम बोलते हैं हम तो ऐसा होने नहीं देंगे, जबकि मूल रूप से यह आर्थिक सहयोग का एक मंच रहा है। चूंकि रूस भी इस समय पश्चिमी देशों के रवैये से परेशान है, तो संभव है कि उसे इस पर कोई आपत्ति न हो। लेकिन ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका ऐसे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। जो दक्षिण अफ्रीका देश है, उसकी भी पहले से ही नीति रही है नाम की, यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट की नीति उसकी भी रही है कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे। ब्रिक्स की पिछली बैठक में इसके विस्तार पर चर्चा हुई थी, लेकिन भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इसके संभावित सहयोग देशों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते थे। उनका जुड़ाव इसे किस प्रकार से उपयोगी बनाएगा, ये देश चाहते हैं कि विस्तार से पहले सदस्य देशों में जो अंतर विरोध समाप्त कर दिया जाए, व्यापक सहमति बनने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वैसे भी अभी जिन नामों की चर्चा है, उनमें से अधिकांश चीनी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी उस बेल्ट एंड रोड परियोजना के साथ जुड़े हुए देश हैं और अधिकतर जो हैं वही शामिल होने के लिए आ रहे हैं इसमें। ओके,
जाहिर है कि ब्रिक्स के विस्तार को लेकर चीन की नीयत में खोट है। चूंकि ब्रिक्स सहमति से चलने वाला संगठन है, इसलिए चीन चाहकर भी मनचाही नहीं करेगा, क्योंकि सर्वसम्मति चाहिए तभी कोई इसमें शामिल हो सकेगा। वहीं भारत ने पश्चिमी देशों के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं किया है, न ही वह चीन के सामने झुकता है। इस मामले में उसका रुख रवैया और महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ज़रा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ब्रिक्स बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 40 वर्षों में पहली बार ग्रीस की यात्रा होगी। फिलहाल तो ग्रीस में आग लगी हुई है, उसकी राजधानी एथेंस में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ओके, आज के पीटी फैक्ट पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि चुनाव आयोग ने मतदान का प्रतिशत बनाने के लिए सचिन जी को साथ में लिया है। नई दिल्ली में बुधवार को कार्यक्रम के दौरान महान क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दाएं और राजकुमार अनूप चंद्र बाएं। ओके, क्या है देखिए यहाँ पर अगले साल 2024 होने वाले आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग इन दिनों तैयारी में जुटा है। इस दौरान उसका सबसे बड़ा फोकस चुनाव मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर है। इसे लेकर मिशन मोड में वह एक अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसके तहत आयोग ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने साथ जोड़ा है। वे आने वाले दिनों में देश के युवाओं और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मतदान को प्रेरित करते हुए दिखेंगे। तो किसको बनाया है? तो भारत निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सचिन तेंदुलकर को, और अगले 3 सालों के लिए करार किया है। साथ ही कहा है कि वो मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें, एक आदर्श विकल्प बनेंगे, उनका शानदार कैरियर वगैरह सब ये सब मदद करेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए कुछ न्यूज़ कल के लिए मैं रख देता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का।